बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आजकल आपने देखा होगा जी कि काफ़ी भाई जिन्होंने रिसेंटली रेड सील की इनविटेशन ली और उनके वीज़ाज़ वगैरह रिफ्यूज़ हुए हैं और कुछ भाइयों के बायोमेट्रिक्स के इशू थे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर तमाम डिटेल बताऊँगा जी कि आपके वीज़े क्यों रिजेक्ट होते हैं, क्या गलती आपकी तरफ से होती है जिसकी वजह से जो वीज़ा ऑफिसर है या वो जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है शनूक का या वो जो 179 बी लग गया था जी के उसमें नीचे यही रीज़न लिखी होती है कि हमें आपका जो विज़िट का इंटेंशन है वो सिर्फ प्रॉपर नहीं लग रही, लेगेट नहीं लग रही, ठीक है जी। या आपकी जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर होगा जी। तो मेरा नाम है जी मोहम्मद अमीन और मेरे चैनल का नाम है जी अमीन कुरैशी। आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, या आप लिंक देख सकते हैं। जो भाई चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे पेज को फॉलो कर दें जी, फॉर मोर कैनेडियन एंड अदर शेंजन और यूएस के जो वीज़ाज़ वगैरह हैं उसके ऊपर मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ जी। तो चलिए जी आज की वीडियो का प्रॉपर तरीके से करते हैं आगाज़। तो जैसे कि मैं वीडियो के इंट्रो में बता रहा था जी कि मोस्टली आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होता है उसकी वजह ये होती है कि जो आपका कवर लेटर होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना होता, उसके ऊपर आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से जो वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। सेकंड ये होता है जी कि उसके अंदर आपकी जो बैक होम टाइज होती हैं वो इस्टेब्लिश नहीं होती हैं। बैक होम टाइज क्या होती हैं जी? एक तो जैसे आपकी फैमिली, अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे हैं, ठीक है जी, आपका कोई बिजनेस है जिसको आप रन कर रहे हैं और ऑफिसर को ये लगे जी कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा, ठीक है, वो आप मेंशन नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, या आप किसी एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एजेंट जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाता है आपको ये नहीं पता होता। और जब आपका वीज़ा बाई चांस लग भी जाता है, जब आप टोरंटो में या कनाडा के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं तो ऑफिसर आपसे जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपकी 10 साल जो हिस्ट्री है वो मांगी होती है ऑफिसर ने, या उस फॉर्म के अंदर या आपसे डिटेल मांगी होती है, आपको नहीं पता होता कि उसने क्या शो किया हुआ है। या ये जो एजेंट होता है ये आपके बिहाफ के ऊपर कनाडा से किसी बंदे से आपके लिए इनविटेशन का अरेंज करता है, उसकी जो अरेंजमेंट हो जाती है। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं वो कहते हैं जी कि ऑफिसर आपसे ये पूछते हैं जी कि वर यू स्पॉन्सर्ड बाय समवन इन कनाडा। तो आपको पता नहीं होता यार, क्योंकि आपका जो एजेंट होता है उससे आपको क्लियर नहीं किया होता, आपको डिटेल नहीं बताई होती। इवन ये होता है, मैंने काफ़ी लोगों के रिफ्यूज़ल देखे हैं, उसके अंदर मैंने ये देखा जी कि वीज़ा लग गया लेकिन जिस बंदे का वीज़ा लगा उसको ये नहीं पता यार कि मेरी फ़ाइल किस तरह की थी। इवन जो आपका जीसी की या आईआरसीसी का पोर्टल होता है उसके ऊपर आपको एक्सेस नहीं दी होती। एक्सेस मीन कि आपको आईडी और पासवर्ड का नहीं पता होता। अगर पता लग भी जाए तो ये इसके अंदर ये मेंशन नहीं होता जी कि उसने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है आपको मालूम होनी चाहिए। आप जब भी किसी एजेंट से वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करवाएं तो आप उससे ये तमाम मालूमात, उससे एग्रीमेंट करने से, डील करने से पहले तमाम मालूमात उससे लें जी कि आप कौन से डॉक्यूमेंट लगाओगे। अगर आप डॉक्यूमेंट लगाओगे तो मुझे उस अकाउंट के अंदर एक्सेस भी दोगे, क्योंकि लेटर ऑन ये होता है कि आपने फीस भरी होती है, उसको भी हैवी आपने अमाउंट पे की होती है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जितने भी यहाँ पे ये रेट चल रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि जो एक ऑर्डनरी एजेंट होता है, इस पिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ, क्योंकि मैं आजकल पिंडी आया हूँ, पाकिस्तान आया हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी देख रहे हैं क्योंकि मेरे टोरंटो वाले घर में तो इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, भाई के घर में बैठा हूँ, ठीक है जी। तो कुछ लाख रुपए 1 लाख चार्ज करते हैं, कुछ 1.5 लाख, कुछ 2.5 लाख चार्ज करते हैं। इवन दो मैंने ये देखे जी कि कुछ लोग आपको कहते हैं जी कि वीज़ा लग गया तो आपसे 25 लाख ले लूँगा, 20 लाख ले लूँगा, और आपको ये नहीं पता होता है कि उसने डॉक्यूमेंट क्या लगाए हैं। तो ये जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपने एजेंट से तमाम क्लियर करना है बिफोर साइनिंग एनी एग्रीमेंट, क्योंकि ज़री बात आप उसको पे करेंगे और जब आप उसको पे कर देते हैं तो उसके बाद आपको वो बंदा गायब हो जाता है जी। आपसे वो फर्दर मनी डिमांड करेगा, मोर मनी डिमांड करेगा, ज़्यादा पैसे डिमांड करेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं आप भाइयों को बचाना चाहता हूँ जी, क्योंकि मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आपके भले फ़ायदे के लिए बनाता हूँ वीडियो, ठीक है जी। तो सबसे पहले होती है जी, एक तो अपनी फैमिली टाइज आपने इस्टेब्लिश करनी है जी। फैमिली टाइज आपकी फैमिली होगी जिससे लगे ऑफिसर को जी कि ये बंदा टेम्प्रेरी विजिट के ऊपर है, ही विल रिटर्न बैक टू हिज कंट्री। दूसरा ये कि इसकी फैमिली है, ये अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करेगा। अगर आप मैरिड नहीं है, पेरेंट्स हैं, बूढ़े हैं, एजेड हैं, उसको ये लगे यार कि ये बंदा जाएगा अपने पेरेंट्स की टेक केयर करने के लिए। कोई एक आध ज़ाहिर बात है, जब पेरेंट्स ओल्ड एज हो जाते हैं तो दोनों में से कोई एक बीमार हो जाता है। थर्ड ये है कि आपका कोई बिजनेस है जो विदाउट योर प्रेजेंस वो चल नहीं सकता। आप एप्लीकेशन में ये भी अलग से कि ब्लैंक पेपर के ऊपर आप शो कर सकते हैं फैमिली टाइज, ऊपर हेडिंग देके फैमिली टाइज, नीचे लिख सकते हैं जी कि ये मेरी है। अगर आपका बिजनेस है तो आप कहें जी कि आई हैव टू लुक आफ्टर माई बिजनेस व्हेन आई
गो बैक टू माई कंट्री। ठीक है जी। और बिज़नेस की जो है ना, आप जितनी भी प्रोफाइल है, जैसे कब इस्टेब्लिश हुआ, वेदर इट इज़ ए कॉर्पोरेशन और विदाउट एनी कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में देखा मैंने 80% लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं थ्रू SCCP या FBR के थ्रू रजिस्टर नहीं होते। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है थ्रू FBR, तो आप उसका NTN नंबर लगा दीजिए। आप पिछले 2-3 साल की टैक्स रिटर्न है वो आप इसके साथ ऐड कर दें। दैट विल बी मोर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द लॉन्गर रन। अगर आप कनाडा का करें, USA का करें, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तकरीबन एक जैसी होते हैं। इवन दो आप शेंजन का भी अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक जैसी होते हैं। फैमिली टाइप भी शो करनी पड़ती हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं, किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तो आपकी जो डेजिग्नेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं। NOC आप ले सकते हैं जी। ठीक है जी। अपने ऑफिसर जो आपका करंट मैनेजर हो गया या सुपरवाइजर हो गया या कंपनी का जो हेड हो गया, आप उन्हें कहिए कि मैं इतने दिन के लिए घूमने के लिए जा रहा हूँ, 10-15 दिन के लिए जा रहा हूँ घूमने के लिए। वो आपको दे सकते हैं जी कि बंदा इतने अरसे से काम कर रहा है, कब इसे ज्वाइन की थी कंपनी, और इसका डेजिग्नेशन क्या है, मीन्स कि आप किस लेवल पे, किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, आपकी मंथली सैलरी कितनी है। जारी बात है, अगर आप उस कंपनी में जॉब करें, तो अगर वो मल्टी नेशनल कंपनी है या नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे कंपनी है, तो डेफिनेटली दे विल बी लाइक पेइंग गवर्नमेंट टैक्सेस, फेडरल टैक्सेस, FBR को टैक्स पे करते होंगे। तो अगर कंपनी आपकी टैक्स पे करे, तो वो जाहिर सी बात है आपके जो मंथली सैलरी होती है, जो पैकेज है, तो उसके अंदर से भी डिडक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें जनाब आप अरेंज करके रखें, क्योंकि जो एजेंट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं बताता है। वो मोटी मोटी चीज़ें आपसे मांग लेगा और अपने पास से क्या लगाएगा, या इनविटेशन लेटर अगर वो आपके लिए अरेंज करता है तो आपको नहीं बताएगा जी कि ये कहाँ से किया और कौन सा बंदा अगर आपको कोई इनविटेशन ले रहा है, इफ़ इज़ अ कैनेडियन सिटीजन और इफ़ ही इज़ अ कैनेडियन PR कार्ड होल्डर। तो ये चीज़ें आप जब भी किसी एजेंट के पास जाएँ, ये मेक श्योर कर लीजिए कि ये चीज़ें आपको बताया जी कि ये डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, और उससे पूछें जी कि मुझे जो है ना एक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर वो कहे जी कि मैं आपको GC की या IRCC पोर्टल के ऊपर अगर मैं सबमिट करूँ, तो ही मस्ट प्रोवाइड यू ऑल दी इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी आपने कोई कमेंट करना हो, कोई इंक्वायरी करनी हो, तो मेरा जो फेसबुक पेज है अमीन कृषि 2.0, इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, और मेरा जो यूट्यूब का चैनल है इसका तो आपको पता ही होगा जी। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी। अस्सलाम वालेकुम।